गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के 11th चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर। क्या डिस्कस करेंगे? क्लोनिंग वेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग इसका डेफिनेशन समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या है? क्लोनिंग वेक्टर समझने के लिए हम लोग इस क्लोनिंग वेक्टर टर्म को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अब जब इसको ब्रेक करेंगे तो देखेंगे क्या, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट क्लोनिंग एंड सेकेंड इज वेक्टर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोनिंग? क्लोनिंग का मीनिंग क्या होता है? मींस मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए। मींस क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? इसके पहले वाले भी वीडियो में हम एक चीज पे डिस्कशन किए थे, जब मैकेनिज्म ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी बताए थे तो वहां क्लोनिंग का मतलब बताए थे। क्लोनिंग का मतलब क्या होता है? मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन होना। मतलब किसी भी सिंगल डीएनए से उसके कई जीनोम्स या कई कॉपी का फॉर्मेशन होना, ये कहलाता है क्लोनिंग। एंड सेकेंड जो होता है वेक्टर। वेक्टर बेसिकली क्या होते हैं? वेक्टर जो डीएनए के वे सीक्वेंस होते हैं, वेक्टर डीएनए के वे सीक्वेंस होते हैं, वे करते क्या हैं? वो आपका जो फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए क्या है, उसको कैरी करते हैं और कहां ले जाकर के, होस्ट सेल में ले जाकर के इंट्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। मींस वेक्टर की डिफिनेशन क्या है? वेक्टर्स आर बेसिकली डीएनए सीक्वेंस which are help in the introduced foreign DNA into the host cell। मींस यहां पे क्या हो जाएगा, अगर वेक्टर की डिफिनेशन लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे? these are DNA sequence which carry क्या कैरी करते हैं? विच कैरी फॉरेन डीएनए इनटू विच कैरी फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल। मींस अब तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि क्लोनिंग वेक्टर क्या है। Cloning vectors these are DNA sequence which carry foreign DNA introduced into the host cell। यहां तक तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। अब क्लोनिंग वेक्टर की जो डिफिनेशन होगी, क्लोनिंग वेक्टर की डिफिनेशन क्या होगी? तो क्लोनिंग वेक्टर की डिफिनेशन हम लोग कैसे लेंगे? these are the DNA sequence which help to carry introduce foreign DNA into host cell, तो ये डिफिनेशन क्या हो गई? आपकी डिफिनेशन हो गई क्लोनिंग वेक्टर की। ओके, अब क्लोनिंग वेक्टर में क्या होता है, किस चीज का यूज किया जाता है, या क्लोनिंग वेक्टर कैसे बनते हैं? क्लोनिंग वेक्टर कैसे बनते हैं? तो बेसिकली एनसीईआरटी में जो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बताया है, बेसिकली जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, यहां या तो प्लाज्मिड होते हैं,
प्लाज्मिड होते हैं या तो बैक्टीरियोफेज होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं। अब आप ये पूछिएगा कि सर व्हाट इज द प्लाज्मिड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि प्लाज्मिड क्या होती है। तो प्लाज्मिड के बारे में आप ये समझ लीजिए कि जो बैक्टीरिया का, ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। अब बैक्टीरिया के अंदर जो इसका जीनोम प्रेजेंट है, जो इसका जीनोम प्रेजेंट है मींस जो बैक्टीरिया का जीनोम है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, न्यू मल्टीपल कॉपी बनाते हैं या मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो ये एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन देख लीजिएगा। These are extra chromosomal circular DNA present on bacteria present in bacteria मीन्स ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया का जीनोम होता है, यानी कि बैक्टीरिया का जो टोटल डीएनए मॉलिक्यूल्स है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, आपका मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड क्या करते हैं, प्लाज्मिड। एंड सेकेंड जो होता है ये क्या है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, वायरस से इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, वायरस से इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जिसमें ये कैपेबिलिटी होती है मल्टीपल कॉपी का फॉर्मेशन करने में, मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो यहां दो टर्म बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग। क्लोनिंग वेक्टर में ये दोनों टर्म्स यूज हुए हैं। पहला क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड these are extra chromosomal circular DNA which present in bacteria, इसको is known as plasmid। ओके। एंड सेकंड क्या होता है, बैक्टीरियोफेज। क्या है, बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज को जब डिफाइन करना होगा तो यहां क्या लिखेंगे, वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया which makes multiple copy। ओके, आई थिंक ये दोनों टर्म तो क्लियर हो गए होंगे। प्लाज्मिड क्या है और बैक्टीरियोफेज क्या है, ठीक है। तो ये दोनों क्लोनिंग वेक्टर है, ध्यान समझिएगा। क्लोनिंग वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। फर्स्ट इज द प्लाज्मिड वेक्टर एंड सेकंड इज द बैक्टीरियोफेज। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर and what is the bacteriophage vectors, both are discussed। और आई थिंक ये आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, व्हाट इज द फीचर ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर का व्हाट इज द फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर में कौन कौन से फीचर होते हैं, ये हमें थोड़ा ध्यान देना है कि कौन कौन से फीचर होते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर।
क्लोनिंग वेक्टर के कौन कौन से फीचर हैं, तो इसमें बेसिकली बेटा 4 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के। 4 इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के। पहला जो होता है इसको हम लोग करते हैं ORI। पहला क्या होता है ORI। सेकंड क्या होता है सेलेक्टेबल मार्कर्स। एंड थर्ड क्या होता है क्लोनिंग साइट। और इसका सेकंड नेम जो है इसको कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। एंड फोर्थ क्या है वेक्टर यूज्ड इन प्लांट एंड एनिमल सेल। मीन्स फीचर क्या क्या है क्लोनिंग वेक्टर के। क्लोनिंग वेक्टर के जो फीचर है बेसिकली वो 4 मेन फीचर है। अभी हम लोग एक एक डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या है ओरी, क्या है सेलेक्टेबल मार्कर्स, थर्ड क्या है क्लोनिंग साइट्स और रिकॉग्निशन साइट्स क्या होते हैं, और फोर्थ क्या है वेक्टर यूजेज इन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो इसके पहले बेटा एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया है क्लोनिंग वेक्टर का। एक प्लाज्मिड वेक्टर बनाया हुआ है। प्लाज्मिड वेक्टर का ये जो डायग्राम है ये आपके एग्जाम में बहुत टाइम्स या काफी बार पुटअप हुआ है ये क्वेश्चन कि ये क्लोनिंग वेक्टर कौन सा है। तो उस वेक्टर का नाम है PBr 322। ध्यान समझिएगा इस वेक्टर का नाम है PBr 322। पहले ये हम लोग क्या कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर को ही, क्लोनिंग वेक्टर का जो डायग्राम है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। देखिए आपके एनसीईआरटी में ये वेक्टर को डिस्क्राइब भी किया है और हम यहां भी डिस्क्राइब कर रहे हैं। ध्यान समझिएगा ये जो वेक्टर है क्लोनिंग वेक्टर है इसका नाम क्या है PBr 322। अब इसमें क्या है कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स आर बेसिकली आर एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स which are differentiate between transformants and non-transformants। अभी हम सेलेक्टेबल मार्कर्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, लेकिन पहले सेलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या हैं। एनसीईआरटी में बेसिकली जो सेलेक्टेबल मार्कर्स दिए हुए हैं वो 4 दिए हुए हैं। पहला क्या है एम्पिसिलिन। सेकंड क्या है टेट्रा साइक्लिन। थर्ड क्या है कैनामाइसिन। एंड फोर्थ क्या है क्लोरोमीफेनामाइसिन। तो ये फोर्थ आपके टोटल क्या हैं, ये सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं। अब इस एंटीबायोटिक्स का यूज क्या होता है, इसके पास खुद का रेजिस्टेंस होता है। इसके पास ये जो सेलेक्टेबल मार्कर्स हैं या जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इसके पास क्या होता है, इसके पास खुद का रेजिस्टेंस होता है जो क्या करता है किसी भी बैक्टीरिया या किसी भी वायरस के इंफेक्शन से इस प्लाज्मिड को रोकता है या ग्रो करने से इनहिबिट करता है। तो सबसे पहले इस क्लोनिंग वेक्टर में हम लोग देखेंगे 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स या 2 एंटीबायोटिक्स कौन कौन से यूज हुए हैं। पहला जो एंटीबायोटिक यूज हुआ है उसको हम कहते हैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ये ऊपर जो आर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है रेजिस्टेंस। एंड सेकंड जो है इसको कहते हैं टेट्रा साइक्लिन रेजिस्टेंस। पहला क्या है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड सेकंड क्या है
टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। अब यहां ध्यान से समझिएगा, कुछ आपके रिस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं, कुछ आपके रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? जैसे ये टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन है, तो टेट्रासाइक्लिन पे एनसीईआरटी में दो रिस्ट्रिक्शन साइट या दो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम शो किया है। पहला जो है बाम H1 एंड सेकंड क्या है? सॉल्विन SAL1। ध्यान से समझिएगा, PBr 322 वेक्टर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये वेक्टर में क्या है? ये आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और ये क्या है? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। इस पे क्या है? दोनों पे आपके रिस्ट्रिक्शन साइट्स या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का क्या वर्क है ये आपको पता है, हम इसको डिफाइन भी करेंगे। सेकंड, यहां पे क्या होता है, एक बहुत बार क्लास 12 में क्वेश्चन पुट हुआ है, ये जो आरओपी है, आरओपी है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट अप करता है, व्हाट इज द आरओपी या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरओपी। तो आरओपी का जो फंक्शन होता है बेटा, आरओपी का जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है? कोड करता है, कोडिंग ऑफ प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन ध्यान से समझिएगा, ये जो आरओपी है, आरओपी क्या है? आरओपी का जो मेन फंक्शन होता है या जो मेन इसका वर्क होता है, क्या होता है? कोडिंग ऑफ प्रोटीन फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, एंड थर्ड यहां पे जो आएगा, यहां पे आएगा ORI। ORI ये क्या है? ये आपका ओरिजिन पॉइंट है इस वेक्टर का, इस प्लाज्मिड का, इस क्लोनिंग वेक्टर का ये ओरिजिन पॉइंट है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले इस वेक्टर को थोड़ा समझ लें। इसके बाद यहां पे दो और रिस्ट्रिक्शन साइट आएंगे, एक आएगा PBU फर्स्ट एंड PVT फर्स्ट। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, आप लोग एनसीईआरटी में कुछ और देखें, BUT एंड BUS करके दिया होगा। तो ये भी क्या है? ये आपके क्लोनिंग साइट्स हैं या रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, किसके हैं? एम्पिसिलिन के। ठीक है, यहां पे क्या होगा? आपका और रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हैं, जैसे हिंड थर्ड या हिंड फर्स्ट भी हो सकता है। ठीक है, और यहां पे ई कुराई। तो ये सारे जो हैं बाम H1, सॉल्विन, ये आपका PBU फर्स्ट, PBT फर्स्ट, हिंड थर्ड या हिंड 1 या ई कुराई, ये सारे क्या हैं? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है या रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। इतना क्लियर हो गया? यहां जो ये आरओपी है, आरओपी का जो मेन फंक्शन होता है, ये क्या होता है? ये आपका करता क्या है? कोडिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को कोड करता है, प्रोटीन्स को कोड करता है किसमें? जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये आपका PBr 322 आपका क्लोनिंग वेक्टर है, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कभी-कभी क्या करता है, ये जो साइट्स हैं एक दो ऐसे बना देगा डायग्राम, और ये साइट दे देगा, इसको कह देगा फिल करिए। तो इस डायग्राम पे आप लोग थोड़ा सा बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के फोकस करिएगा। तो ये आपका क्या है? एक क्लोनिंग वेक्टर है PBr 322। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो पहला जो फीचर था बेटा वो था ओरिजिन का, ओरी का। अब ओरी का मतलब क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मींस अभी जो वेक्टर बनाए थे, वेक्टर में क्या था? जो ओरी था, ओरी का जो मेन वर्क होता है कि जब कोई फॉरेन डीएनए
जब कोई फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट सेल में इंजेक्ट कर देते हैं या ला करके ज्वाइन कर देते हैं किसके थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। और उसी पॉइंट से या उसी ओरिजिन से क्या होता है, न्यू कंप्लीमेंट्री डीएनए का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन। मींस जो पहला फीचर है क्लोनिंग वेक्टर का वो क्या, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहां क्या होगा, जब कोई फॉरेन डीएनए इस प्लाज्मिक वेक्टर के साइड पे आकर के या ओरिजिन रीजन पे आकर के जब वो बाइंड होगा किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। तो जैसे ही जिस पॉइंट पे आकर के बाइंड होगा वहां से क्या होगा, रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगा। जहां से शुरू होता है उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्या कहते हैं, ओरिजिन। इज दैट क्लियर। सेकेंड जो पॉइंट है वो है आपका सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स। बेटा सेलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर्स को थोड़ा समझिएगा क्योंकि इसी का टोटल रोल है इस क्लोनिंग वेक्टर में। सेलेक्टेबल मार्कर्स आर बेसिकली antibiotics or chemicals which are differentiate between transformant and non-transformant। ओके, अब आप ये जो टर्म आया हुआ है, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेंट एंड व्हाट इज द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सेलेक्टेबल मार्कर्स आर बेसिकली होता है क्या, एंटीबायोटिक्स होते हैं या ये केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये डिस्कशन होना है कि सर ये ट्रांसफॉर्मेंट होता क्या है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स होते क्या है। आइए अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेंट्स and second is non-transformants। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी जब डिस्कस किए थे, इसके पहले का जो वीडियो बनाया है उसको जब बहुत कंसंट्रेट होकर आप लोग स्टडी करेंगे तो देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब ये होता है जब कोई फॉरेन डीएनए किसी होस्ट सेल में ला करके हम लोग क्या करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं या बाइंड करवा देते हैं किसके थ्रू, डीएनए लाइगेज के थ्रू। तो उस डीएनए को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, ऐसा नहीं है कि हम सारे के सारे फॉरेन डीएनए को ला करके क्या करें, होस्ट सेल में बाइंड करवाएं। तो जरूरी नहीं है कि सब का सब आपका होस्ट सेल में बाइंड हो, ऐसा भी तो हो सकता है कुछ बाइंड न होते हो। तो जो बाइंड नहीं होते हैं
डीएनए, उसको हम लोग क्या करते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इन दोनों के बीच को हम क्या के बीच का जो डिफरेंस करता है वो कौन करता है, वो करता है आपका सेलेक्टेबल मार्कर्स। सेलेक्टेबल मार्कर्स, अभी सेलेक्टेबल मार्कर्स होते क्या हैं, ये तो एंटीबायोटिक्स हैं या केमिकल्स हैं। जैसे एग्जांपल में एनसीईआरटी में दिया हुआ एम्पिसिलिन, सेकंड जो दिया हुआ है टेट्रासाइक्लिन, थर्ड जो दिया हुआ कैनामाइसिन, एंड फोर्थ जो दिया हुआ है क्लोरोफिनामाइसिन। तो ये चारों आपके एनसीईआरटी में ये चारों एंटीबायोटिक्स या सेलेक्टेबल मार्कर्स दिए हुए हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या हैं। सेलेक्टेबल मार्कर्स आर बेसिकली एंटीबायोटिक्स और केमिकल्स व्हिच आर डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स? ट्रांसफॉर्मेंट मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मींस क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। अब थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है क्लोनिंग साइट्स। थर्ड पिक्चर क्या है, क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट। अब ये रिकॉग्निशन साइट्स या क्लोनिंग साइट्स होते क्या है, ध्यान से समझिएगा। किसी भी प्लाज्मिड में या किसी भी वेक्टर में, किसी भी प्लाज्मिड या वेक्टर में कुछ ऐसे डीएनए के सीक्वेंस होते हैं या कुछ ऐसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस होते हैं जहां से हम लोग डीएनए के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट से डीएनए को कट कर देते हैं। यानी कि क्लोनिंग साइट्स या रिकॉग्निशन साइट है क्या? क्लोनिंग साइट्स और रिकॉग्निशन साइट्स आर बेसिकली पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए, एंड फ्रॉम दिस सीक्वेंस ऑफ डीएनए वी आर कट a fragment of DNA from a specific point। मतलब किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से, किसी भी डीएनए के सीक्वेंस से जहां से हम लोग एक विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे एंडोन्यूक्लियेज है उसके थ्रू हम लोग क्या करें, डीएनए के एक सीक्वेंस को कट कर लें या डीएनए के एक पार्ट को कट करें, वो कहलाता है आपका क्लोनिंग साइट्स या रिस्ट्रिक्शन साइट। अभी जैसे हम लोग यहां वेक्टर बनाए थे पीबीआर 322 का, ये पीबीआर 322 का यहां पे ऐसे जो बनाए थे पीबीआर 322 का, ये आपका एम्पिसिलिन है रेजिस्टेंस और ये टेट्रासाइक्लिन हो गया। यहां पे ये जो था बाम H1, ये क्या है, ये आपका रिस्ट्रिक्शन साइट ही है या क्लोनिंग साइट है। ये क्या है, सॉल्वेंट है, ये आपका रिस्ट्रिक्शन साइट्स है। अब यहां से क्या करेंगे, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू क्या करेंगे, टेट्रासाइक्लिन के स्पेसिफिक पॉइंट से कोई भी हम लोग डीएनए यहां से कट कर लेंगे, कट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका क्लोनिंग साइट्स और रिकॉग्निशन साइट्स। यहां पे एक सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, किसी भी प्लाज्मिड में जो क्लोनिंग साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं मैक्सिमम एक होते हैं या सिंगल होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है कि अगर क्लोनिंग साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स एक
सिंगल होगा तो उसके थ्रू हमें ये डिटेक्ट करने में कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसके बीच का डिफरेंशिएट करने में हमें बड़ी आसानी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी वेक्टर्स हैं जहां पे ढेर सारे आपके क्या है रिस्ट्रिक्शन साइट है, क्लोनिंग साइट्स है। अब जहां पे क्लोनिंग साइट ज्यादा है वहां पे ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिफरेंशिएट करना कि कौन सा आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ओके, तो ये ध्यान समझिएगा, क्लोनिंग साइट जो होते हैं किसी भी प्लाज्मिड में मैक्सिमम एक होते हैं जहां पे बड़े आसानी से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसको, आपका कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। बट अगर एनसीईआरटी में देखें तो वो क्या किया है, एक इसमें नया टर्म्स यूज किया हुआ है कि जब किसी क्लोनिंग वेक्टर में दो एंटीबायोटिक के बीच में हमें ये डिटेक्ट करना है या ये डिफरेंशिएट करना है कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, तो इसके लिए इसमें क्या है, दो स्टेप इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है inactivation of selectable markers एंड सेकंड क्या होता है, वो होता है आपका इंसर्शन इनएक्टिवेशन। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स। इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स को जब डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या है कि वो जो क्लोनिंग वेक्टर है PBR 322 के डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं कि इनएक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं इन एक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स। इन एक्टिवेशन ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर्स फर्स्ट स्टेप है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो क्लोनिंग साइट्स या क्लोनिंग वेक्टर बना रहे हैं। क्लोनिंग साइट्स बना रहे हैं। ये कौन सा वेक्टर है, ये है आपका PBR 322। कौन सा वेक्टर है, PBR 322। अब यहां पे क्या है, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है इसको क्या करते हैं, एम्पिसिलिन